नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा होगा। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा आपसे कि जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली जितनी भी क्लासेस मैंने प्रोवाइड करी हैं आपको, उन जिन्होंने देखा होगा वो खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पढ़ाई कितनी अच्छी तरीके से लगातार होती चली जा रही है और चीज़ों को समझना और चीज़ों को याद रखने में कितना ही अब उन लोगों के लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को देख लिया, सुन लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया और इसके बाद जो हमारे बैचेस में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया। अब इससे अच्छी तैयारी किसी की हो नहीं सकती जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बस इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, ठीक है। बस पढ़ाई करते रहिए। अभी इतने दिनों से आप लोग लगातार बने हुए हैं, निरंतर पढ़ाई की गति को बनाए रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से 1.5-2 महीने की और मेहनत बची हुई है। 1.5-2 महीने बाद आप लोगों के एग्जाम से लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो। इसी तरह अपनी गति को पढ़ाई की बढ़ाइए और लगातार अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करिए। और मैं उन लोगों के लिए भी कुछ बात कहना चाहूँगा जो मतलब कि अभी भी होली के त्यौहार में व्यस्त हैं। देखिए, होली का त्यौहार आया, सभी ने अच्छे से मनाया, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन अब 2 से 3 दिन हो गए, तो अब ऐसा नहीं है कि अब होली, क्योंकि देखिए पढ़ाई में एक समस्या ये आती है, अगर पढ़ाई में बीच में ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई में बीच में अगर कंटिन्यूटी टूट गई, तो फिर जब दोबारा पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो 1 दिन 1.5 दिन तो आपका दोबारा से पढ़ाई को एक बार फ्लो बनाने में फिर से वो समय बर्बाद होता है और फिर आपका जल्दी मन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 से 3 दिन खूब मौज मस्ती करके आए होंगे त्यौहार में, ठीक है। तो इसीलिए कि अब भी जो त्यौहार में लगे हुए हैं, अभी भी जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, वो बिल्कुल एक अपनी तरीके पढ़ाई को फिर से उसी तरीके से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए, ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि आपका पेपर की डेट जो है लगातार नजदीक आ रही है और जितनी मेहनत आपने करी हुई है वो मेहनत सारी कहीं बर्बाद ना हो जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई को फिर से और तेजी गति से स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं लगातार आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब आज के बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस देखी उनको अच्छे से पता होगा कि पिछली क्लासेस में हमने अकबर को अपने लगभग 5-6 वीडियो में पूरे विधि विधान से ख़त्म किया हुआ है। अब इससे अच्छा अकबर आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, मैं ये गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब अकबर से रिलेटेड देखिए, आज तो वैसे हमें मुख्य मुद्दा अपना जहांगीर के बारे में पढ़ना है, अकबर के बेटे जहांगीर सलीम के बारे में पढ़ना है। लेकिन अकबर से रिलेटेड एक छोटा सा मुद्दा और रह गया था, वो मैं पिछली क्लासेस में नहीं बता पाया था, विभिन्न धर्म गुरुओं से रिलेटेड, कि अकबर के दरबार में विभिन्न धर्म गुरुओं और विभिन्न जैन गुरुओं का भी आना जाना लगा था। तो अकबर का जो है विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ भी अच्छा घनिष्ठ संबंध था। तो उस टॉपिक को भी हम देख लेंगे कि कहीं से एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। और इसके बाद आज के जो टॉपिक है हमारा जहांगीर, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले अकबर के बारे में जो तथ्य छूट गया था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अकबर के दरबार में कौन कौन से विभिन्न धर्म गुरुओं का आना जाना लगा रहता था। तो कहीं पर एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जहां पर भी आपकी जगह है कॉपी में, विभिन्न धर्म गुरुओं में कौन कौन से वो धर्म गुरु थे जिनका अकबर के दरबार में आना जाना लगा रहता था। तो विभिन्न धर्म गुरुओं में देखिए 4 नाम मेनली आपको याद रखने हैं। वैसे तो कई धर्म गुरु हैं, लेकिन जो 4 नाम जो पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो याद रखने हैं। तो 2 मुख्य पुर्तगाली पादरी थे जिनका अकबर के दरबार में आना जाना लगा रहता था। अब नाम थोड़ा सा अजीब है, जुबान चलाते रहिए, याद हो जाएगा। पहले पुर्तगाली पादरी का नाम है फादर एथाना मोसेहरात। फादर एथाना, देखिए नाम कितना अजीब है, फादर एथाना मोसेहरात, ठीक है, मोसेहरात एक पुर्तगाली पादरी ये थे। दूसरे जो थे इनका नाम था फादर एक्वावीवा। फादर एक्वावीवा, तो ये जो पुर्तगाली पादरी थे इनका अकबर के दरबार में आना जाना लगा रहता था और अकबर का इन लोगों के साथ मुख्यतः घनिष्ठ संबंध था। और ये फादर एक्वावीवा थे, इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये मुराद के शिक्षक भी थे। मुराद कौन था ये सभी आप लोग जानते होंगे कि अकबर का एक बेटा मुराद भी था। तो ये जब मुराद बचपन में छोटा था तो बचपन के दौरान ये मुराद के कुछ टाइम तक ये शिक्षक भी रहे, फादर एक्वावीवा, ठीक। तो ये हमें 2 हमारे पुर्तगाली पादरियों के हमें नाम याद रखने हैं। इसके बाद
इन्हीं धर्म गुरुओं में एक छोटा सा मुद्दा और निकल के आता है कि अकबर का कुछ जैन गुरुओं के साथ भी अच्छा संबंध था। अकबर का कुछ जैन गुरुओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध था। तो कौन कौन से वो जैन गुरु थे जिनका अकबर के साथ घनिष्ठ संबंध था, उनका नाम भी देख लेंगे कौन कौन से वो जैन गुरु थे। तो एक नाम आपको याद रखना है, हरि विजय सूरी। ठीक है, एक नाम याद रखना है आपको, हरि विजय सूरी। इनको अकबर ने एक उपाधि भी दी हुई थी। कौन सी उपाधि दी हुई थी? इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी हुई थी। ठीक है, जगत गुरु की उपाधि किसकी थी? हरि विजय सूरी की। और हरि विजय सूरी कौन थे? जैन गुरु थे। ठीक, और दूसरे जैन गुरु का नाम आपको याद रखना है जिन चंद्र सूरी। जिन चंद्र सूरी। ठीक है, जिन चंद्र सूरी। और इनकी भी एक उपाधि थी, इनकी उपाधि थी युग प्रधान की उपाधि इनकी थी, युग प्रधान। युग प्रधान की उपाधि किनकी थी? जिन चंद्र सूरी की युग प्रधान की उपाधि थी। अब देखिए, अब इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है दिमाग में कि हरि विजय सूरी की उपाधि क्या थी और जिन चंद्र सूरी की उपाधि क्या थी। ये जब आप पढ़ेंगे और कुछ समय बाद जब भूलेंगे चीज़ों को तो इसमें कंफ्यूजन आएगा। तो इस चीज़ों को याद कैसे रखना है? देखिए, आप समझने की दृष्टि से, याद रखने की दृष्टि से समझ लीजिए कि हरि, हरि का मतलब होता है भगवान। तो हरि विजय सूरी, और भगवान क्या है? पूरे जगत के गुरु हैं। तो इसी तरह याद रख लीजिएगा कि हरि विजय सूरी जो थे उनकी उपाधि जगत गुरु थी, और जिन सन सूरी जो थे हमारे, उनकी उपाधि युग प्रधान की थी। और ये जैन गुरु थे, इनका भी अकबर से अच्छा खासा घनिष्ठ संबंध था। तो ये चार मुद्दे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चार नाम आपको याद रखने अकबर से रिलेटेड। ठीक, ये अकबर से रिलेटेड आपका मुद्दा पूरी तरीके से खत्म। अब अकबर से रिलेटेड कुछ प्रशासन से संबंधित बातें और एक्स्ट्रा रह गई हैं, तो वो हम जब लास्ट में मुगल प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे तो वहां पर जो भी चीजें रह गई होंगी प्रशासन संबंधित, वहां पर उन बातों की चर्चा कर लेंगे। अब आज के मुख्य टॉपिक जहांगीर के बारे में देखते हैं। अब अपने आज के टॉपिक हम जहांगीर के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जिस तरीके से हमने अकबर को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसी तरीके से हम जहांगीर को भी कितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। तो जहांगीर से रिलेटेड देखिए, मैं हमेशा जब भी कोई शासक पढ़ा रहा हूँ आपको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, तो आपको मैं उसके पूरे नाम से संबंधित जरूर बात बताता हूँ। क्योंकि लगभग आज से 5 से 6 साल पहले यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन बना हुआ है शासकों के पूरे नाम को लेकर। तो सबसे पहला मुद्दा आपको ये याद रखना है कि जहांगीर का पूरा नाम क्या था। जहांगीर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था नूरुद्दीन। जुबान चलाते रहिए, याद हो जाएगा सारी चीजें क्लास में ही। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इनका पूरा नाम था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इनका पूरा नाम था। ठीक है, इसके बाद इनका समय कब से कब तक रहा है, मतलब इन्होंने मुगल शासन की गद्दी पर ये बैठे कब बैठते हैं? जब अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में, तब इनकी ताजपोशी होती है आगरा के किले में 1605 ईस्वी में। और कब तक ये शासन करते हैं मुगल काल के अंतर्गत? तो ये 1605 में इनकी ताजपोशी होती है। ठीक है, और 1627 तक का समय जो है इनका जाता है जहांगीर का। अब जहांगीर के कुछ जन्म से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, इनके कुछ परिचय से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो जहांगीर का जन्म जो है कब हुआ था? जहांगीर का जन्म जो है 1569 में हुआ था, 1569 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सीकरी गांव में हुआ था। सीकरी गांव में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत एक सीकरी गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था और इनका बचपन का नाम क्या था? तो एक बात यहां पर यहीं से ये गौर कीजिएगा कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम जो था वो सलीम था। इनकी जो ताजपोशी हुई थी वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुई थी, लेकिन जो इनके बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम सलीम था। अब सलीम इनका नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि इनका जो जन्म है, इनका जो सलीम का जन्म हुआ था, एक चिश्ती संत थे सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। सलीम चिश्ती, कैसा इन्होंने न जाने कैसा इन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ था जहांगीर को कि इनके आशीर्वाद से सलीम का
जन्म हुआ था सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। ये हमारे चिश्ती संत थे और इनका खनका, सलीम चिश्ती का खनका कहाँ पर था, ठीक है। अब खनका वर्ड को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सलीम चिश्ती का मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर खनका। किताबों में ये वर्ड आपको मिलता होगा लेकिन समझ नहीं आता होगा इसका मतलब क्या है खनका। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में मठ होता है वैसे ही इस्लाम धर्म में खनका होता है। तो सलीम चिश्ती का जो खनका था वो कहाँ पर था, वो सीकरी गांव में था इनका खनका, वो सीकरी गांव में था इनका खनका। खनका का मतलब कि इनका निवास स्थान अर्थात आश्रय स्थल, निजी आवास सलीम चिश्ती का सीकरी गांव में था। तो इस्लाम धर्म के जो सूफी संत हैं उनका जो निजी आवास होता है, आश्रय स्थल होता है, उसको हम खनका बोलते हैं, जैसे हिंदू धर्म में मठ बोलते हैं, ठीक है। तो सलीम चिश्ती का जो खनका था वो सीकरी गांव में था। तो सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम सलीम रखा हुआ था और इनकी ताजपोशी नूरुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से हुई थी। और यहीं से एक बात और ध्यान करिएगा कि बचपन का नाम इनका सलीम था लेकिन अकबर इनको क्या कहकर प्यार से पुकारता था, जैसे हम लोगों का निकनेम होता है वैसे अकबर जो है सलीम को क्या और कहकर पुकारता था, तो अकबर जो है सलीम को शेखू बाबा कहकर पुकारता था। शेखू बाबा कहकर सलीम को बचपन में अकबर पुकारता था, ठीक। अब आपको ये तो अच्छे तरीके से पता है कि सलीम के पिताजी कौन थे, तो सभी को पता है कि सलीम के पिताजी अकबर हैं, ठीक। अब माँ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जहांगीर की जो माँ कौन थी। तो जहांगीर की माँ का नाम था हरखा बाई, हरखा बाई, ठीक है, इनकी माँ का नाम था। इन्हीं को मरियम उज्जमानी भी बोलते हैं, मरियम उज्जमानी भी इन्हीं को बोला जाता है। और इन्हीं को जोधा बाई के नाम से भी आप जानते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है किताबों में, क्योंकि जो जहांगीर की पत्नी है उनको भी किताबों में कहीं कहीं पर, जो जगत गोसाई जहांगीर की पत्नी है उनको भी कहीं कहीं पर किताबों में जोधा बाई लिखा हुआ मिलता है। तो जोधा बाई के नाम को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो इनकी जहांगीर की जो माँ थी वो हरखा बाई या फिर मरियम उज्जमानी या जोधा बाई, एक ही लोगों के तीन नाम, ठीक है, जो जहांगीर की माँ थी। पिताजी के बारे में आप सभी को पता है कि इनके पिताजी का नाम अकबर था। इनके जन्म जो है हमारा 1569 में सीकरी गांव में हुआ था। अब जहांगीर के बारे में एक मुद्दा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर को जो है बहुत सारी पत्नियां रखने का शौक था, ठीक है। इन्हें जो बहुत पत्नियां रखने का शौक था, अर्थात पत्नियों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ठीक है। पत्नियां ये बहुत ज़्यादा रखने के शौकीन थे, ठीक है। और इनकी कुछ पत्नियों के बारे में, इसीलिए इतिहास में इनकी पत्नियों के बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनकी पत्नियों ने कुछ बड़े बड़े काम भी किए हुए। जहांगीर को शासन की दृष्टि से पीछे ढकेलते हुए नूरजहां किस तरीके से आगे आती हैं जुनता ग्रुप को लेकर, वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो है बहुत सारी पत्नियाँ भी थीं। उन पत्नियों में 2-4 पत्नियों के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनसे पेपर में क्वेश्चन जरूर बना हुआ है। एक मानबाई, दूसरी जगत गोसाई, इसके बाद नूरजहां, और पत्नियों के साथ साथ इनकी एक प्रेयसी भी थी, प्रेमिका भी थी, ठीक है। प्रेमिका रखने के भी शौकीन थे भाई साहब। इनकी प्रेमिका का नाम अनारकली था, आप सभी को अच्छे से पता होगा जहांगीर के बारे में कि इनकी प्रेमिका का नाम अनारकली था। तो अब इनके पत्नियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी पत्नियां कहाँ कहाँ किस किस घराने से संबंधित थी। तो अब जहांगीर की पत्नियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी मुख्य पत्नियां थी तो वैसे बहुत सारी पत्नियां, लेकिन कुछ मुख्य पत्नियों के बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जहांगीर की पत्नियों के बारे में चर्चा अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि कौन कौन सी पत्नियां ये रखे हुए थे और उन्होंने शासन प्रशासन की दृष्टि से क्या क्या काम किए हुए। तो इनकी पत्नियों में कौन कौन से नाम मुख्य आते हैं वो नाम ध्यान दीजिएगा। तो पहली पत्नी जो इनकी सर्वप्रथम पत्नी थी उसका नाम था मानबाई, ठीक है। जो इनकी सर्वप्रथम पत्नी थी उसका नाम था मानबाई, ठीक है। और इसके बाद इनकी अगली पत्नी का नाम आता है जो मुख्य पत्नियों में, उनका नाम था जगत गोसाई, जगत गोसाई। जगत गोसाई को लेकर ही किताबों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी होती है, क्योंकि इनका भी नाम किताबों में, इतिहास के पन्नों में, अलग अलग किताबों में जोधाबाई भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो जोधाबाई के नाम को लेकर कई जगह कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है।
ठीक है। इसके बाद तीसरी पत्नियों में ही इसका सलीम की तीसरी पत्नियों में नाम आ जाता है एक नूर जहां का, जिन्होंने आगे चल के जुनता ग्रुप बनाया हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इनकी एक बहुत ही प्रेमिका भी थी, अच्छी प्रेमिका भी थी, अनारकली। ठीक है, तो ये भाई साहब प्रेमिका भी रखे हुए थे। ये बहुत ज़्यादा रंगीले किस्म के व्यक्ति थे, आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी एक जगत गोसाई पत्नी, एक मानबाई पत्नी, इसके बाद आपको पता ही है कि एक नूरजहां पत्नी, और प्रेमिका हमने आपको बता ही दी अनारकली। अब थोड़ा सा मानबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मानबाई का जो मायका था वो कहाँ से था, किस घराने से संबंधित थी। तो मानबाई के मायके से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। तो मानबाई जो है हमारी आमेर से संबंधित थी। आमेर के राजा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आमेर का राजा जो था बिहारी मल या भारमल जो है हमारा आमेर का राजा था, और बिहारी मल और भारमल का ही एक पुत्र था भगवान दास। तो भगवान दास की ये पुत्री थी। मैंने आपको बताया था कि भगवान दास का भी एक पुत्र था मान सिंह। ठीक है, वो सब चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। तो इनका जो मायका था वो आमेर था। ठीक है, तो आमेर का जो राजा था बिहारी मल या भारमल, उनका ही एक पुत्र था, कौन, भगवान दास। तो ये हो गई भगवान दास की पुत्री। तो ये पुत्री किसकी हो गई, पुत्री किसकी हो गई मानबाई, भगवान दास की ये पुत्री थी। ठीक, और भगवान दास का ही एक पुत्र भी था, कौन, भगवान दास का ही एक पुत्र भी था, मान सिंह। तो ये बहन किसकी हो गई, ये बहन हो गई मान सिंह की, ये बहन हो गई मान सिंह की। ठीक है, तो ये हमारा मानबाई के बारे में कुछ बेसिकली बातें हो गई। अब मानबाई के बारे में आपको ये याद रखना है कि जहांगीर की पत्नियों में ये हमारी प्रथम पत्नी थी जहांगीर की। प्रथम पत्नी जहांगीर की कौन थी, मानबाई थी। और एक तथ्य और याद रखना है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो पहले क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में कि जहांगीर की पत्नियों में किस एक पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। आगरा के किले से छलांग लगाई हुई थी, बुर्ज की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा, छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। कुछ टेंशन रहा होगा दिमाग में, तो आत्महत्या करी हुई थी। किन्होंने आत्महत्या करी हुई थी, मानबाई ने की हुई थी। प्रथम पत्नी थी जहांगीर की, प्रथम पत्नी थी। ठीक है, और एक बात यहीं से और ध्यान देने वाली बात है कि इनसे उत्पन्न, मानबाई से उत्पन्न पुत्र कौन था, मानबाई से उत्पन्न पुत्र कौन था। तो इनसे उत्पन्न जो मानबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम है खुसरो, जो कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र हुआ। प्रथम पत्नी से उत्पन्न है तो सबसे बड़ा ही पुत्र होगा। ठीक है, तो मानबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था, खुसरो। ठीक, तो ये हमारी मानबाई से रिलेटेड जितनी मुख्य बातें हो सकती थी वो हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं जगत गोसाई की। ठीक है, तो जगत गोसाई के बारे में सबसे पहले तो वही बात कि इनका मायका कहाँ था, इनका मायका जगत गोसाई का कहाँ पर था। ठीक है, तो इसी इनका मायका देखेंगे तो इनका मायका जो था मारवाड़ था। इनका जो मायका था जगत गोसाई का वो मारवाड़ का क्षेत्र था। ठीक है, मारवाड़, मारवाड़ का मतलब जोधपुर। लोगों को ये बात नहीं पता होती है, मारवाड़ रट तो लेते हैं लेकिन मारवाड़ कहाँ का बात हो रही है, जोधपुर की। ठीक है, तो जोधपुर जो है इनका मायका था। और मारवाड़ के ही एक राजा थे, मारवाड़ के ही एक राजा थे, उनका नाम था उदय सिंह, और उनको एक उपाधि प्राप्त थी मोटा राजा की। ठीक है, मोटे रहे होंगे, तंदुरुस्त रहे होंगे, खली जैसे बाहुबली वाले, तो इनकी एक उनका पूरा नाम लोग लेते थे मोटा राजा, मोटा राजा उदय सिंह। अब यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ मेवाड़, मेवाड़ के बारे में बताया हुआ कि मेवाड़ के भी राजा उदय सिंह थे। तो इस उदय सिंह और वो उदय सिंह, दोनों उदय सिंह अलग अलग हैं। ये मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह है और वो मेवाड़ के राजा उदय सिंह वो अलग ही हैं। उनको लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति मत लाइएगा। ठीक, तो ये हमारी जगत गोसाई जो हमारी कहाँ संबंधित थी, मारवाड़ से संबंधित थी। इसके बाद इनसे उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था, जगत गोसाई से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था। तो जगत गोसाई से उत्पन्न जहांगीर के पुत्र का नाम था खुर्रम। खुर्रम बहुत ही महत्वपूर्ण पुत्र, जिसको आप शाहजहां के नाम से आगे चल के जानेंगे, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां की उत्पत्ति जहांगीर की किस पत्नी से हुई थी, जगत गोसाई से हुई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
पुत्र था ये। ठीक, इसके बाद जगत गोसाई में ही एक मुद्दा और देख लीजिए कि जगत गोसाई को एक उपाधि प्राप्त थी, जगत गोसाई को एक उपाधि प्राप्त थी, मल्लिका ए जहां इनको कहा जाता था, मल्लिका ए जहां इनको जगत गोसाई को कहा जाता था। अर्थात जहांगीर की सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ पत्नी, मल्लिका ए जहां का मतलब कि जहांगीर की सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ पत्नी का दर्जा किसको प्राप्त था? जगत गोसाई को प्राप्त था। जब तक नूरजहां की एंट्री नहीं हुई थी जहांगीर के जीवन में, तब तक मल्लिका ए जहां का दर्जा जो है हमारा किसको प्राप्त था? जगत गोसाई को प्राप्त था। तो ये जगत गोसाई के बारे में जितनी चर्चाएं मुख्य हो सकती थी, जहां से क्वेश्चन बने हुए पेपर में, वो मैंने आपको सारी बताई। अब इसके बाद अगला नाम आता है नूरजहां का। अब नूरजहां को लेकिन अभी हम यहां पर रोकेंगे, पेंडिंग डालेंगे, क्योंकि नूरजहां को कहीं ना कहीं हम राजनीतिक कार्यों की भी चर्चा करते हैं, तो उसी में नूरजहां को हम समझेंगे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से नूरजहां का बहुत ही मुख्य रोल आता है, क्योंकि इन्होंने एक जुनता ग्रुप बनाया हुआ था। तो अभी इसको नूरजहां को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, अभी आगे चल के नूरजहां के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी इसके बाद हमने जहांगीर की पत्नियों के बाद हम राजनीतिक कार्यों की बात कर लेते हैं कि इनके शासनकाल के दौरान क्या क्या राजनीतिक कार्य इनके पुत्रों के द्वारा, इनकी पत्नियों के द्वारा, इनके सेनापति के द्वारा हुए, वो सारी बातें कर लेते हैं। जहांगीर के समय जो राजनीतिक कार्य हुए, अब उनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि जहांगीर के समय कौन कौन से राजनीतिक कार्य हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, राजनीतिक कार्य हुए। तो राजनीतिक कार्यों में सबसे पहला मुद्दा देखेंगे खुसरो के बारे में, जो कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, खुसरो। ठीक, अब खुसरो के बारे में सबसे पहले हम क्यों देखते हैं कि खुसरो ने ही सर्वप्रथम जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया हुआ था। अब इसके बारे में भी कुछ कहानी है कि इन्होंने विद्रोह अपने पिताजी के खिलाफ ही क्यों कर दिया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी है, वो सुन लीजिए। अकबर जब अपने अंतिम समय में चल रहा था, अर्थात 1605 ईस्वी में, तो वो जहांगीर को बिल्कुल उस समय पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं पसंद करता था? ऑलरेडी आपको ये बात पता है, क्योंकि जहांगीर ने अकबर के खिलाफ ही विद्रोह किया हुआ था इलाहाबाद से, और अकबर के सबसे प्रिय अबुल फजल की हत्या भी कराई हुई थी जहांगीर ने, सलीम ने, वीर सिंह बुंदेला को ठेका देकर। तो इन सब कारणों की वजह से अकबर जो है जहांगीर को अपने अंतिम समय में पसंद नहीं करता था। और एक बहुत ही मुख्य बात, अचंभे वाली बात मैं आपको यहीं बता देता हूं कि अकबर जब अंतिम समय में था अपने, तो अकबर के सभी पुत्रों में से एकमात्र पुत्र ही जिंदा था, उसका नाम है जहांगीर। बाकी अकबर के अन्य पुत्रों की मृत्यु अकबर के शासनकाल के दौरान ही हो चुकी थी, चाहे वो दनियाल हो, चाहे वो मुराद हो। ठीक है, इन सब की अकबर के शासनकाल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। जब अकबर अपनी अंतिम स्थिति में था, मरने की स्थिति में था, तब अकबर का केवल एकमात्र पुत्र ही जिंदा था, उसका नाम सलीम। लेकिन अकबर एकमात्र पुत्र जिंदा होने के बावजूद नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र सलीम अगला शासक मेरे मरने के बाद बने। उसका कारण मैंने आपको बताया कि सलीम ने अकबर के सबसे प्रिय अबू फजल की हत्या कराई हुई थी, और उसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ विद्रोह भी किया हुआ था, जिसकी वजह से अकबर का जो दक्षिण अभियान जो है फेल हो गया था। और उस समय जब अकबर अपनी मरने की स्थिति में था, तो उस समय जब जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था, कौन? खुसरो, वो कहीं ना कहीं बड़ा हो चुका था। तो अकबर चाहते थे कि मेरी मृत्यु के बाद जहांगीर शासक न बनकर जहांगीर का बड़ा पुत्र खुसरो अगला शासक मुगल शासन की गद्दी पर बैठे। और ये बात कहीं ना कहीं इनके परिवार में, राज परिवार में फैल गई होगी। और खुसरो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति, ठीक है, कि अकबर जो है हमारे चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। लेकिन अब ये राजा कैसे बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो इनके बाबूजी जिंदा हैं, जहांगीर, जो ऑलरेडी इतना विद्रोही, पहले ही अकबर के खिलाफ विद्रोह कर चुका था। ठीक है, तो इसी महत्वाकांक्षी बात को लेकर 1605 में भले ही जहांगीर की ताजपोशी हो जाती है आगरा के किले में अकबर की मृत्यु के बाद, लेकिन 1606 ईस्वी में ही खुसरो एक नया काम कर देते हैं भाई साहब। 1606 ईस्वी में खुसरो भी एक नया काम कर देते हैं। क्या नया काम कर देते हैं खुसरो? ये भी जो है हमारे विद्रोह कर देते हैं, ये भी हमारे जो है विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, किसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं? तो अपने बाबूजी के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, अर्थात जहांगीर के खिलाफ ही ये विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और अकबर भी कहीं ना कहीं चाहता था, तो मन में भड़ास भरी हुई थी, वो निकल आई। 1606 ईस्वी में ही जहांगीर के शासक बनने के एक वर्ष बाद ही ये जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर के
किस पुत्र ने सबसे पहले जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था? तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में विद्रोह किया हुआ था। अब जब विद्रोह करेंगे तो कहीं ना कहीं भागकर शरण लेंगे कि किसी की मदद से तो जहांगीर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ये, तो ये भागकर जाते हैं, शरण लेते हैं खुसरो। किसके खिलाफ, किसके पास भागकर जाते हैं? कहां पर इनको शरण मिलती है? तो सिखों के पास जाकर शरण मिलती है। तो सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के पास भागकर जाते हैं और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव इनको शरण देते हैं। अर्जुन देव जो है हमारे, इनको शरण देते हैं। ठीक, तो ये बात आप यहीं से ध्यान दीजिएगा कि सिखों के जो पांचवें गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम अर्जुन देव था। तो अर्जुन देव ने ही इनको शरण दी हुई थी। ठीक, अर्जुन देव जब इनको शरण दे देते हैं और जब ये बात जहांगीर को पता चलती है कि मेरे खिलाफ अर्जुन देव ने मेरे पुत्र का समर्थन किया हुआ है, ठीक है, तो जहांगीर बहुत नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो अर्जुन देव के ऊपर जुर्माना लगाता है, अर्जुन देव के ऊपर जुर्माना लगाता है कि तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी, और 2 लाख का जुर्माना इनके ऊपर ठोक देता है जहांगीर। 2 लाख का जुर्माना लगाता है। अब जुर्माना ही नहीं लगाया, जुर्माना के साथ साथ इनको फांसी भी सजा दे दी, फांसी भी, सूली पर भी इनको चढ़ा देता है, फांसी की भी इनको सजा दे देता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सिखों के साथ मुगलों का संबंध अब खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले चाहे अकबर रहे हों, चाहे हुमायूं रहे हों, चाहे बाबर रहे हों, इसके पहले सिखों के साथ मुगलों के अच्छे संबंध थे। लेकिन जहांगीर के समय तक आते आते मुगलों और सिखों के संबंध जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होते दिख रहे हैं, संबंध खराब होते दिख रहे हैं। तो ये अर्जुन देव को जो है हमारे फांसी की सजा सुना देता है। और फांसी की सजा सुनाने के साथ साथ एक काम और करते हैं जहांगीर कि जब इनको फांसी की सजा सुना देता है तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फांसी सूली पे चढ़ा दिया जाता है, तो इनके बाद जो इनके पुत्र, अर्जुन देव के पुत्र, छठे सिख गुरु जो बनते हैं, कौन? हरगोविंद। छठे सिख गुरु जो होते हैं कौन? हरगोविंद। हरगोविंद को भी मुगल कैद में जहांगीर डाल देता है 2 वर्ष के समय के लिए। 2 वर्ष या कुछ समय मान लें कि जहांगीर जो है इनके पुत्र हरगोविंद को, जो कि छठे सिख गुरु थे, उनको भी मुगल कैद में डाल दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सिखों से मुगलों का संबंध जो है खराब हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन पहले बना हुआ है कि सिखों और मुगलों के बीच में संबंध जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। तो किस मुगल शासक के समय प्रभावित हुए थे? जहांगीर के समय। क्यों प्रभावित हुए थे? क्योंकि इन्होंने खुसरो, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो को शरण दी हुई थी। और अर्जुन देव के बारे में एक बात और याद रखेंगे, अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना 1604 ईस्वी में की हुई थी। जब सिखों के बारे में डिटेल में समझेंगे तब वहां पर हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन जब अर्जुन देव का नाम आप यहां पर आ गया तो एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन देव ने ही 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की हुई थी। ठीक है, तो यहां से आप ये चीज ध्यान देंगे कि मुगलों एंड सिखों के मध्य, मुगलों एंड सिखों के मध्य संबंध जो है बुरी तरह से प्रभावित, संबंध बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। तो किसके समय प्रभावित हो गए थे? आपको पता चल गया होगा कि जहांगीर के समय इनके जो संबंध जो है हमारे बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके थे। क्यों प्रभावित हो चुके थे वो मैंने आपको बताया कि इन्होंने इनके बड़े पुत्र खुसरो को 1606 ईस्वी में शरण दी हुई थी। अब खुसरो और जब शरण दी हुई थी तो खुसरो जब विद्रोह करा हुआ था अपने पिताजी के खिलाफ, तो खुसरो और जहांगीर के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है? छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। भैरोवाल का युद्ध होता है, भैरोवाल का युद्ध होता है। भैरोवाल जगह कहाँ पर? पंजाब में एक जगह पड़ती है भैरोवाल। तो भैरोवाल का युद्ध किनके किनके बीच में होता है? तो भैरोवाल का युद्ध जो है हमारे खुसरो के बीच में होता है, खुसरो और जहांगीर के बीच में भैरोवाल का युद्ध होता है, जहांगीर के बीच में। ठीक, जहांगीर के बीच में। तो जाहिर सी बात है जहांगीर की जीत हो जाती है और खुसरो हार जाता है। जब खुसरो हार जाता है तो जहांगीर जो है हमारा एक काम और करता है लगे हाथ, कि जब खुसरो हार ही गया है तो जहांगीर लगे हाथ खुसरो के साथ क्या करता है? जहांगीर जो है हमारा खुसरो को
अंधा करवा देता है, अंधा करवा देता है कि तुम्हारी जब अब आंखें ही नहीं रहेंगी, अंधा करवा दिया तो दोबारा से अब तुम विद्रोह नहीं करोगे, तो अंधा करवा दिया। तो जहांगीर ने अपने किस पुत्र को अंधा करवाया हुआ था? तो खुसरो को अंधा करवाया हुआ था। जहांगीर और खुसरो के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? भैरोवाल का युद्ध। भैरोवाल जगह कहाँ पर? पंजाब में। और जब इसको अंधा करवा दिया, अंधा करवाने के बाद अपने नियंत्रण में रखना आरंभ किया। ठीक, ये लगातार खुसरो जो है जहांगीर के नियंत्रण में रहने लगे और अंधे हो गए, तो अब बेकार हो गए पूरी तरीके से, हाथ पैर अब इनके काम करना बंद। अब दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है, तो विद्रोह क्या करेंगे? बस जीवन काट रहे हैं। जब 1621 का वर्ष आता है, 1621 का वर्ष आता है, तो 1621 का वर्ष आते आते खुसरो के साथ एक घटना और हो जाती है। क्या घटना हो जाती है? 1621 का वर्ष आते आते खुर्रम की शासन प्रशासन में अर्थात शाहजहां की बहुत ज़्यादा चलती थी। तो जब खुर्रम जो है हमारे दक्षिण जा रहे थे, तो वो अपने पिताजी जहांगीर से बोलते हैं कि हमारे बड़के भैया को अब हमारे नियंत्रण में दे दीजिए। पिताजी, अब आप तो बहुत, आपके नियंत्रण में बहुत दिन ये बड़के भैया रह चुके, ठीक है, हमारे बड़के भैया आपके नियंत्रण में बहुत दिन रह चुके, आपने अंधा करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन अब हमारे नियंत्रण में दे दीजिए, अब हम इनकी खातिरदारी करेंगे। तो जहांगीर बोलते हैं ठीक है, मेरी टेंशन ही खत्म होगी, आप अपने नियंत्रण में ले सकते हो। तो जब इनके नियंत्रण में 1621 में जहांगीर ने खुसरो को दे दिया खुर्रम के नियंत्रण में, तो खुर्रम भाई साहब क्या करते हैं? खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। तो यहाँ से खुसरो का काम तमाम, कहानी खत्म। ठीक, तो खुसरो की हत्या किसने की हुई थी? खुसरो की हत्या खुर्रम ने की हुई थी 1621 ईस्वी में। तो ये हमारी खुसरो से रिलेटेड जितनी बातें बन सकती थी वो हमने सारी डिटेल में देख ली। अब खुसरो के बाद अगर राजनीतिक कार्यों में अगले पुत्र खुर्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, शाहजहां के बारे में। जब शाहजहां आएंगे इसके बाद पढ़ेंगे, तब तो डिटेल में पूरा देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन शाहजहां का क्या रोल रहा जहांगीर के समय वो देख लेते हैं। तो राजनीतिक कार्यों में दूसरा मुद्दा देखेंगे अब हम लोग खुर्रम के बारे में कि खुर्रम का क्या क्या योगदान रहता है जहांगीर के समय। खुर्रम अर्थात शाहजहां, और शाहजहां की उपाधि इनको कैसे मिलती है? पहले शाह की उपाधि मिलती है, फिर जहां की उपाधि मिलती है, और अब ये शाहजहां बन जाते हैं। तो खुर्रम के बारे में राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत देख लेते हैं। तो 1606 का वर्ष तो हमने देख लिया। 1606 के वर्ष के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1615 का वर्ष। 1615 के वर्ष में क्या होता है? एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? चित्तौड़गढ़ की संधि। चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ का नाम आया तो आपके दिमाग में डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए कि चित्तौड़ मैंने राजधानी बताई हुई थी, चित्तौड़ किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि चित्तौड़ मैंने जो राजधानी बताई हुई है वो कहाँ की मैंने चित्तौड़ राजधानी बताई हुई है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है चित्तौड़ जो थी हमारी मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ जो है हमारी मेवाड़ की राजधानी थी। ठीक है, और मेवाड़ में कौन कौन से शासक हुए मैंने आपको बताया हुआ है। उदय सिंह का नाम आपने बहुत अच्छे सुना होगा। ठीक है, मेवाड़ के राजा उदय सिंह, और उदय सिंह के ही अगले पुत्र निकल के आते हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह अर्थात महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के ही अगले पुत्र होते हैं अमर सिंह। ठीक है, सीरियल से आपको याद रखना है, इतिहास को जितना क्रोनोलॉजी सीरियल से पढ़ेंगे उतना ही याद होगा। अमर सिंह के ही अगले पुत्र कर्ण सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह। तो ये मेवाड़ के राजा हो गए। ठीक, तो 1615 ईस्वी में कौन सी संधि होती है? चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। जब चित्तौड़गढ़ की संधि हुई होती है तो जाहिर सी बात है, आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि मुगलों का किसके साथ संघर्ष हुआ होगा? मेवाड़ के साथ संघर्ष हुआ होगा। और उस समय जब शाहजहां ने मेवाड़ पर अटैक किया हुआ था, शाहजहां ने मेवाड़ पर अटैक किया हुआ था, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? उस समय मेवाड़ का राजा अमर सिंह था। ठीक है, उस समय मेवाड़ के राजा अमर सिंह था। ठीक है, तो शाह जहांगीर की तरफ से किसने नेतृत्व किया हुआ था? खुर्रम ने। खुर्रम के नेतृत्व में जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के साथ संघर्ष होता है, और जब संघर्ष होता है तो अमर सिंह की जो है हार हो जाती है। अमर सिंह की हार हो जाती है और खुर्रम की जीत हो जाती है। जब खुर्रम की जीत हो जाती है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घट जाती है। जहांगीर की जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं उसके शासनकाल के दौरान, उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना ये भी हो जाती है कि जो मेवाड़ के शासक अमर सिंह होते हैं खुद ही अपनी तरफ से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं।
अमर सिंह जो क्या करते हैं, अमर सिंह मुगलों की अधीनता, अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, आपने देखा होगा चाहे अकबर रहे हों, चाहे बाबर रहे हों, चाहे हुमायूं रहे हों, इनके समय तक संघर्ष की स्थिति बनी रही। ठीक है, कभी भी अच्छे संबंध नहीं बन पाए, लेकिन अमर सिंह और जब खुर्रम के बीच में संघर्ष होता है तो अमर सिंह जो है हारने की स्थिति में जब आ जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ की संधि करते हैं और मुगलों की अधीनता खुद ही स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता स्वीकार करने का मतलब कि कहीं ना कहीं मुगलों और मेवाड़ राज्य के बीच में अच्छे संबंध होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, मुगलों एंड मेवाड़ राज्य के बीच, मेवाड़ के बीच अच्छे संबंध होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं हो पाया, हुमायूं के शासनकाल के दौरान नहीं हो पाया, बाबर के शासनकाल के दौरान नहीं हो पाया। उनमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। मुगलों और मेवाड़ के बीच में अब अच्छे संबंध होते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अब मेवाड़ ने खुद ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जब इनकी अधीनता स्वीकार कर ली तो इस संधि के अकॉर्डिंग अमर सिंह ने एक शर्त रखी हुई थी। शर्त ये रखी हुई थी कि हम आपकी अधीनता तो स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स ओके, लेकिन आपको हमारे पुत्र जो कर्ण सिंह है उनको मुगल शासन प्रशासन में स्थान देना होगा, अर्थात आपको मुगल मनसबदार उन्हें बनाना होगा। तो जहां खुर्रम ने या जहांगीर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्ण सिंह को अमर सिंह जो है मुगल दरबार भेज देते हैं और इनको जो कर्ण सिंह को मुगल मनसबदार बना दिया जाता है। और एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात और ध्यान यहां पर याद रखिएगा कि जब इनको मुगल मनसबदार बना दिया जाता है और इन दोनों की प्रतिमा, चाहे अमर सिंह हो और चाहे कर्ण सिंह हो, इन दोनों की प्रतिमा कहाँ पर लगाई जाती है जब अच्छे संबंध हो जाते हैं? तो अमर सिंह और कर्ण सिंह की प्रतिमा आगरा के किले में लगाई जाती है, कर्ण सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में कि अमर सिंह और कर्ण सिंह जो कि हमारे मेवाड़ के राजा थे, इनकी प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान लगाई गई थी, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान लगाई गई थी? तो मैंने आपको बताया कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? आगरा में लगाई गई थी। अब यहीं से देखिए कितने अच्छे संबंध होते दिखाई दे रहे हैं कि अब इनकी प्रतिमा ही आगरा में के किले में लगा दी जाती है, अमर सिंह और कर्ण सिंह की प्रतिमा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब खुर्रम मेवाड़ को हरा देता है और अच्छे संबंध होते हुए दिखाई देते हैं तो जहांगीर बहुत खुश होता है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हमारे खुर्रम ने। तो यहीं पर खुर्रम को जहांगीर एक उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? तो यहीं पर जहांगीर जो है हमारी खुर्रम को शाह की उपाधि दे देता है। शाह की उपाधि यहीं पर इनको मिल जाती है। ठीक है, तो शाह की उपाधि मिल गई। अब जहां की उपाधि इसके बाद ही अगला वर्ष आएगा 1618 की घटना, जब ये दक्षिण अभियान करते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की सम्मिलित सेना को हराएंगे। तब जो है जहांगीर जो है अपना आधा नाम ही उठाकर खुर्रम को दे देगा और जहांगीर से जहां निकालकर इनको दे देगा। तब शाह में जहां जुड़ जाता है और खुर्रम का नाम पूरा शाहजहां निकल के आता है। तो अब अगले वर्ष की बात कर लेते हैं 1618 की। 16 से 15 के बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष निकल के आता है 1618 का वर्ष। 1618 के वर्ष में खुर्रम क्या करते हैं? खुर्रम दक्षिण अभियान करते हैं 1618 में खुर्रम। ठीक, और दक्षिण अभियान करते हैं तो दक्षिण में ये किन किन राज्यों को हराते हैं? दक्षिण में ये किन किन राज्यों को हराते हैं? तो 3 राज्यों की सम्मिलित सेना को खुर्रम हरा देते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है ये। कौन कौन से वो 3 राज्य होते हैं जिनकी सम्मिलित सेना को खुर्रम हरा देते हैं? एक अहमदनगर, अहमदनगर का नाम आपने पहले सुन रखा होगा। अहमदनगर के प्रधानमंत्री का नाम आपको अच्छे से पता होगा, मलिक अंबर। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अहमदनगर, इसके साथ साथ बीजापुर। ठीक है, बीजापुर, बीजापुर के साथ साथ गोलकुंडा, गोलकुंडा, इन तीनों राज्यों की, इन तीनों के दक्षिण राज्यों की सम्मिलित सेना को ही हरा देता है खुर्रम। सम्मिलित सेना को हराया, सम्मिलित सेना को हराया।
जब सम्मिलित सेना को हराया तो कहीं ना कहीं बीजापुर के शासक ने अहमदनगर के प्रधानमंत्री पर दबाव डाला, मलिक अंबर पर दबाव डाला कि अब कुछ समझौता कीजिए, अब तो हम हार गए मुगलों से। तो कहीं ना कहीं दबाव की वजह से मलिक अंबर को मुगलों के साथ समझौता भी करना पड़ जाता है, ठीक है। और जब ये खुर्रम जो है हमारे इनको हरा देते हैं, इनकी तीनों की सम्मिलित सेना को, तो जहांगीर बहुत खुश होता है कि तुमने एक तीर और मार लिया, एक कदम और निकल गए आगे। तो जब खुश होता है तो इनको जो है जहां की उपाधि देता है यहीं पर, मतलब अपना आधा अब नाम ही दे दिया। तो यहीं से खुर्रम का अब पूरा नाम निकल कर आता है, जिसको आप जानते हैं अच्छे तरीके से, शाहजहां। शाह की उपाधि मैंने आपको बताया था 1615 में मिली हुई थी, और जहां की उपाधि इनको 1618 ईस्वी में दे देता है। तो शाहजहां जो नाम निकल के आ जाता है खुर्रम का, यहीं से आप शाहजहां को जानते हैं, ठीक है। तो ये उपाधियों से रिलेटेड बात हो गई। तो खुर्रम का यहाँ से, खुर्रम की जितनी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती थी खुर्रम के बारे में, वो हमने देख ली। अब इसके बाद खुर्रम को यहाँ से रोकेंगे। अब इस जब जहाँ की खुर्रम अगला टॉपिक आएगा शाहजहां के बारे में, वहाँ पर डिटेल में देखेंगे खुर्रम के बारे में। जितना यहाँ पर हो सकता था खुर्रम के बारे में हमने बताया। अब कुछ आगे खुर्रम के बारे में एक दो मुद्दे अभी और ही राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत बनेंगे, वो अभी आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जो हमने पहले पेंडिंग में अभी डाला हुआ है, नूरजहां को, जहांगीर की पत्नी, उनका राजनीतिक स्थिति में क्या रोल रहा, अब उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत हम तीसरा मुद्दा देखेंगे नूरजहां के बारे में, कि नूरजहां का राजनीतिक दृष्टि से क्या मुख्य रोल रहा। जो जहांगीर की पत्नियों में मुख्य पत्नी नूरजहां का नाम भी आता है, नूरजहां। और नूरजहां के साथ साथ यहाँ पर हम एक गुट की भी बात करेंगे, जुनता गुट, जो कि नूरजहां के साथ साथ कुछ अन्य व्यक्तियों ने मिलकर बनाया हुआ था, और शासन प्रशासन में इनकी जो है बहुत ज़्यादा चलती थी। तो नूरजहां के साथ साथ अब जुनता गुट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा नूरजहां के बारे में, स्टार्टिंग नूरजहां की कहाँ से होती है। तो नूरजहां को जहांगीर ने सर्वप्रथम कहाँ पर देखा हुआ था। तो नूरजहां को जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मीना बाजार में सर्वप्रथम देखा हुआ था। जहांगीर की नज़र जो है हमारी सर्वप्रथम नूरजहां पर कहाँ पर पड़ी हुई थी, मीना बाजार में पड़ी थी, ठीक है। मीना बाजार में इनकी नज़र जो है नूरजहां पर पड़ी थी। जब नूरजहां पर पड़ी थी तो उस समय नूरजहां किसकी सेविका थी। उस समय नूरजहां जो हमारी सेविका थी सलीमा बेगम की सेविका थी। जो नूरजहां के पहले पति थे अली कुली, उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो उसके बाद जहां पर जब जहांगीर की नज़र पड़ती है तो उस समय नूरजहां किसकी सेविका होती हैं। उस समय नूरजहां जो है हमारी सलीमा बेगम की सेविका होती है। सलीमा बेगम कौन, जिनसे अकबर ने विवाह किया होता है, ठीक है। इनसे ही सलीमा बेगम से उत्पन्न अब्दुल रहीम खान खाना थे। जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया वो था सलीमा बेगम के बारे में। तो नूरजहां किसकी सेविका थी, सलीमा बेगम की। तो जब नज़र पड़ती है जहांगीर की तो इनके पति तो ऑलरेडी पहले ही मर चुके थे। तो नूरजहां इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं जहांगीर को कि कुछ समय बाद ही इनसे जहांगीर विवाह कर लेते हैं, ठीक है। जहांगीर विवाह कर लेते हैं। और एक मुख्य तथ्य और याद रखिएगा कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां का वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम या मूल नाम था महरून निसा, ठीक है। महरून निसा किसका नाम था। तो महरून निसा जो है हमारे नूरजहां का नाम था। तो ये नूरजहां के बारे में कुछ बेसिक बातें थीं जो हमने आपको बताई, ठीक। तो जब जहांगीर के बारे में, जहांगीर से नूरजहां का विवाह हो जाता है तो क्या जादू टोना कर दिया नूरजहां ने शादी के बाद, विवाह के बाद, कि जहांगीर जब तक इनसे विवाह नहीं होता तब तक तो जहांगीर अपने रौद्र रूप में, विकराल स्वरूप में दिखाई देता है शासन प्रशासन की दृष्टि से। लेकिन जब इनका विवाह हो जाता है जहांगीर और नूरजहां का, तो जहांगीर इस बात की चर्चा खुद अपनी आत्मकथा तुजो के जहांगीरी में करता है कि नूरजहां से विवाह के बाद मेरे ऊपर क्या हुआ मुझे पता नहीं, मुझे केवल थोड़ी सी मात्रा में शराब चाहिए, थोड़ा सा मांस चाहिए, और मैं खा पी के मस्त रहूंगा, और नूरजहां अपने तरीके से शासन प्रशासन संभालती रहेगी। तो यहीं से देखने को बात ये मिलती कि विवाह के बाद नूरजहां शासन प्रशासन में बहुत प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जहांगीर अब
पृष्ठ में जाते हुए दिखाई देते हैं शासन प्रशासन की दृष्टि से, और नूरजहां फ्रंट में आते हुए दिखाई देती हैं। इनका प्रभाव जो है शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा दिखता है। और नूरजहां ने ही कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर जुंता गुट भी बनाया हुआ था, जो कि शासन प्रशासन में जुंता गुट की बहुत ज़्यादा चलती थी। 1611 से लेकर 1621 तक जुंता गुट की शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, तो अब नूरजहां के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और चर्चा कर लेते हैं। ये नूरजहां के बारे में बेसिक कुछ बातें थी, वो मैंने आपको बताई। अब जुंता गुट कैसे बना वो देख लेते हैं। जुंता गुट को देखने से पहले नूरजहां के पिताजी माताजी के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जुंता गुट में शामिल थे। तो नूरजहां के सबसे पहले पिताजी की बात करते हैं। नूरजहां के पिताजी का नाम था मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग किसके पिताजी थे? ये नूरजहां के अर्थात मेहरून निसा के पिताजी थे। और इनको जहांगीर ने एक उपाधि भी दी हुई थी, एतमाद दौला। एतमाद दौला किसकी उपाधि थी? तो नूरजहां के बाबूजी अर्थात मिर्जा गियास बेग की उपाधि थी एतमाद दौला। जब पिताजी की बात कर ली तो माताजी की भी बात करेंगे। तो माताजी का नाम क्या था नूरजहां की? इनकी माताजी का नाम था असमत बेगम। असमत बेगम, ठीक, इनकी माताजी का नाम था। अब माताजी के नाम को लेकर, माताजी को लेकर एक मुख्य मुद्दा और जुड़ता है कि जो इत्र की खोज की थी, इत्र की खोज का श्रेय किसको जाता है? असमत बेगम को जाता है। अब इस बात को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती। कुछ किताबों में, इतिहास की किताबों में, पन्नों में लिखा हुआ है कहीं कहीं पर कि नूरजहां ने इत्र की खोज की हुई थी। ठीक है, इत्र का श्रेय, इत्र की खोज की हुई थी। और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि असमत बेगम ने इत्र की खोज की थी। तो खाली समय में माँ बेटी इत्र के ऊपर लगातार खोज किया करती थी, कुछ ना कुछ नई नई खोज, कुछ ना कुछ चर्चाएं किया करती थी, आविष्कार किया करती थी। लेकिन कभी भी पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि इत्र की खोज किसने की थी, तो आप सीधा सा आंसर लगाएंगे कि इत्र की खोज जो है असमत बेगम ने की थी, क्योंकि इनको श्रेय ज़्यादा जाता है, इनकी भूमिका इत्र की खोज में ज़्यादा थी। ठीक, अब जब इनकी माता की बात हो गई, पिता की बात हो गई, तो नूरजहां के भाई की भी बात करेंगे। ठीक, तो नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां। नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां। ठीक, और आसफ खां की ही एक पुत्री थी। आसफ खां की ही एक पुत्री थी। आसफ खां की ही एक पुत्री थी, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अब क्यों मैं आपको नाम बता रहा हूँ भैया, आपको पता चलेगा, क्योंकि अर्जुमंद बानो बेगम का ही विवाह खुर्रम से होगा, अभी शाहजहां से होगा। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक, तो अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां नूरजहां के भाई। ठीक, और नूरजहां के बारे में एक और मुद्दा आप समझ लेंगे कि नूरजहां के जो पहले पति थे, इनसे जब जहांगीर की शादी नहीं हुई थी, तो नूरजहां के जो पहले पति थे, उनका नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इनके जो पहले पति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका नाम था अली कुली। अली कुली, ठीक, जिनको जहांगीर ने एक उपाधि भी दी हुई थी। अली कुली को जहांगीर ने एक उपाधि भी दी हुई थी। कौन सी जहांगीर ने एक उपाधि दी हुई थी? शेर अफगान की उपाधि दी हुई थी अली कुली को जहांगीर ने। तो शेर अफगान की उपाधि किसकी थी? शेर अफगान की उपाधि अली कुली की थी। अली कुली कौन थे? नूरजहां के पहले पति। ठीक, और ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ा सा मुद्दा ये याद रखेंगे कि नूरजहां और अली कुली से उत्पन्न एक पुत्री भी थी, अर्थात नूरजहां की एक पुत्री भी थी, उसका नाम था लाडली बेगम। बड़े प्यार से पाला गया होगा इनको, तो उसी को देखते हुए लाडली बेगम नाम रख दिया गया। तो लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी? नूरजहां और उनके पहले पति अली कुली से उत्पन्न पुत्री जो थी वो हमारी लाडली बेगम थी। ठीक, अब ये कुछ करेक्टर की बातें हो गई। अब आपको ध्यान ये देना है कि 1611 में नूरजहां से जहांगीर का विवाह हो जाता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जुंता ग्रुप अपने प्रभावशाली रूप में आ जाता है। और 1611 से लेके 1621 तक जुंता ग्रुप का शासन प्रशासन में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ में ही 1612 में एक घटना और घट जाती है। क्या घटना घट जाती है? आसफ खां क्या करते हैं? अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह भी लगे हाथ
अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह भी लगे हाथ किससे करा देते हैं, ठीक है, ये विवाह किससे करा देते हैं, खुर्रम से विवाह करवा देते हैं अपनी पुत्री का, ठीक है, खुर्रम से विवाह करा देते हैं। तो जब खुर्रम से विवाह करा देते हैं तो एक जुंता गुप्त की पूरी तरीके से अच्छी नींव पड़ जाती है, ठीक है। तो खुर्रम का विवाह किससे हुआ होता है, अर्जुमंद बानो बेगम से। और आसफ खां के माइंड में लगातार ये चल रहा होता है कि अब तो मैंने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम से करा दिया है, तो जहांगीर के बाद अगला शासक खुर्रम ही बनेगा, क्योंकि जहांगीर जो है खुर्रम को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभियान और बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया हुआ था अपने पिताजी को, ठीक। तो 1621 तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया सब कुछ चलता रहा। जुंता गुट का शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इस बात की चर्चा जहांगीर के समय जो यूरोपीय आए होते हैं मुगलों के शासन काल में, वो भी इस बात की चर्चा अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताते हैं कि जहां उस समय 1611 से लेकर 1621 तक जुंता ग्रुप की मुगलों के शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जहांगीर की ज़्यादा नहीं चलती थी, जहांगीर केवल दिखाने के शासक थे, वो शराब पीने और खाने पीने में मस्त हैं। जुंता गुट की चलती थी। अब जुंता गुट के बारे में जब इतनी चर्चा ही हमने कर ली है तो जुंता गुट में देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर शामिल थे। तो जुंता गुट में एक तो नूर जहां शामिल थी, ठीक। दूसरे कैरेक्टर जुंता गुट में ये शामिल थे मिर्जा गियास बेग। तीसरी कैरेक्टर इनकी माता जी शामिल थी असमत बेगम। चौथा कैरेक्टर जुंता गुट में शामिल था आसफ खां इनका भाई। और पांचवा कैरेक्टर खुर्रम। तो ये पांच कैरेक्टर लोग मिलाकर, ये पांच कैरेक्टर मिलाकर जुंता गुट की नींव डालते हैं और जुंता गुट बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन में इनका प्रभाव दिखता है। लेकिन 1621 में एक घटना हो जाती है। क्या घटना हो जाती है, 1621 तक आते आते कहीं ना कहीं अब लाडली बेगम बड़ी हो चुकी होती हैं। 1621 तक आते आते लाडली बेगम जो है अब बड़ी हो जाती हैं। जब बड़ी हो जाती हैं तो नूरजहां को अब लाडली बेगम की शादी की चिंता सताने लगती है। अभी तक तो नूरजहां आसफ खां को, उनके दामाद खुर्रम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, जुंता ग्रुप के शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि जुंता गुट में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो ध्यान दीजिएगा नूरजहां, मिर्जा गियास, असमत बेगम, आसफ खां और खुर्रम, पांच व्यक्तियों से मिलकर ही जुंता गुट बना हुआ था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी 1621 में लाडली बेगम के साथ, ठीक। 1621 में जब इनको नूरजहां को चिंता सताने लगती है अपनी बिटिया की कि अब बिटिया बड़ी हो गई है, शादी करनी है, तो जहांगीर के ही एक अन्य पुत्र, देखिए नाम कितना अच्छा, शहरयार, शहर के यार शहरयार, ठीक। तो शहरयार के साथ लाडली बेगम का विवाह हो जाता है 1621 में, ठीक। 1621 में जहांगीर के पुत्र, जहांगीर के एक अन्य पुत्र, जहांगीर के पुत्र, क्या नाम है जहांगीर के पुत्र का नाम, शहरयार। कितना बढ़िया नाम, देखिए याद करने में भी आसान लगेगा आपको। शहरयार के साथ किसका विवाह हो जाता है, शहरयार के साथ, शहरयार के साथ लाडली बेगम का विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है। नूरजहां इसी के साथ विवाह करा देती हैं, विवाह लाडली बेगम के साथ। कब विवाह होता है, 1621 में। जब विवाह हो जाता है तो अब यहाँ से समस्या जुंता गुट में आना स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तक तो नूरजहां दिमाग चला ही नहीं रही थी, अभी तक तो खुर्रम ठीक थे, चल रहा था, सब ठीक था। लेकिन जब नूरजहां का खुद का दामाद आ जाता है शहरयार, तो अब नूरजहां का दिमाग ठनकने लगा कि अब जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल शासन की गद्दी पर मेरा दामाद शहरयार बैठना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं घमासान की स्थिति पैदा होती है नूरजहां और आसफ खां के बीच में। आसफ खां कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए रहते हैं लगातार कि मेरा दामाद खुर्रम बैठेगा अगले जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर, और नूरजहां अब उम्मीद लगा लेती हैं कि शहरयार गद्दी पर बैठेगा। तो 1621 के बाद से जुंता गुट में फूट पड़ जाती है, और जुंता गुट जो है 1621 के बाद से कहीं ना कहीं बिखरता दिखाई देता है। अब जुंता गुट का प्रभाव धीरे धीरे शासन प्रशासन में कम होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब तो इनमें फूट पड़ गई, अब घमासान आपस में ही होने लगा,
तो 1621 के बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आ जाता है 1622 का। 1622 के वर्ष में एक और महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। मैंने कंधार क्षेत्र के बारे में पहले चर्चा करी हुई है। ये कंधार देखिए, फारस के जो अधीन रहता था क्षेत्र, मुगलों के शासनकाल के दौरान कई बार फारस के अधीन आ गया, कई बार मुगलों के अधीन आ गया, मतलब बार बार पलटी मारता रहता था। तो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के समय भी 1622 ईस्वी में कंधार दोबारा से फारस के अधीन चला जाता है, ईरान के अधीन चला जाता है। जब जहांगीर को इस बात का पता चलता है कि कंधार जो वापस जो है पलटी मार गया, चला गया ईरान के अधीन, फारस के अधीन, तो कंधार जो जहांगीर जो है अपने पुत्र खुर्रम को आदेश देता है कि जाओ कंधार अभियान करो और कंधार को वापस अपने क्षेत्र में मिला लो। लेकिन खुर्रम कहीं ना कहीं मन में, अब उसके मन में भी विद्रोह पैदा हो रहा था, क्योंकि पहले तो केवल खुर्रम ही थे, नूरजहां भी भाव दे रही थी पूरा खुर्रम को, लेकिन जब से उनका दामाद आ गया शहरयार और जुनता गुट में फूट पड़ गई, तो अब खुर्रम भी कहीं ना कहीं अब उनका दिमाग ठनकने लगा। तो खुर्रम जो है को क्रोध में होते हैं और अपने पिताजी की बात को डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। डायरेक्टली वो अभियान करने से मना कर देते हैं। जब अभियान करने से मना कर देते हैं तो कहीं ना कहीं नूरजहां तो मौके की तलाश ही कर रही थी कि कोई मौका मिले और मैं जहांगीर के कान भरूं। तो जब खुर्रम मना कर देते हैं कंधार अभियान करने से, तो नूरजहां जो है जहांगीर के पास जाती हैं और काना फूसी करती हैं और बोलती हैं कि खुर्रम ने तो आपको एंड टाइम पे धोखा दे दिया, तो अब आप ऐसा करिए कि आप अपने अगले पुत्र शहरयार को, अर्थात मेरे दामाद को कंधार अभियान पर भेजिए, देखिएगा कि मेरा दामाद कंधार को मुगल के अधीन दोबारा से कर लेगा। तो जहांगीर जो है इस बात के लिए राजी हो जाता है और इनको अभियान के लिए भेज देता है शहरयार को। शहरयार जाते हैं अभियान करने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कंधार जो है फारस के अधीन ही रहता है। ठीक है, ये अभियान इनका फेल हो जाता है। अभियान जब फेल हो जाता है तो अब जो है धीरे धीरे जो है खुर्रम का भी माथा ठनकना स्टार्ट हो जाता है लगातार, कि कल तक तो मैं ही बाबूजी के लिए सब कुछ था। ठीक है, लगातार मैं अभियान कर रहा था, लेकिन अब जब से शहरयार आए हैं, जब से दामाद बने हैं नूरजहां के, तो नूरजहां जो मेरी सौतेली मम्मी है लगातार जहांगीर के कान भर रही हैं और अब शहरयार ज़्यादा होने लगा है शासन प्रशासन में। तो खुर्रम जो इस बात से नाराज हो जाते हैं और खुर्रम भी 1623 ईस्वी से 1626 ईस्वी के मध्य जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो यहीं से देखने वाली बात है कि जहांगीर के किन दो पुत्रों ने विद्रोह किया हुआ था। तो एक तो खुसरो ने किया हुआ था 1606 ईस्वी में, और 1623 से लेकर 1626 ईस्वी के बीच में खुर्रम अर्थात शाहजहां ने भी विद्रोह किया हुआ था। और आगे चल के इनके सेनापति महावत खां भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ये सब विद्रोह इनके खिलाफ होते इसीलिए चले जा रहे थे कि कहीं ना कहीं नूरजहां शासन प्रशासन में लगातार जहांगीर के कान भर रही थी और सबके इनके खिलाफ भड़काती जा रही थी और इनके खिलाफ विद्रोह बढ़ते जा रहे थे। इतना ज़्यादा नूरजहां की शासन प्रशासन में चलती थी, इतना ज़्यादा चलने लगी थी, क्या जादू टोना कर दिया था कि यहाँ तक कि मुगल शासनकाल के दौरान इनके नाम के सिक्के भी चलाए गए। अब सोच लीजिए, महिलाओं के नाम के सिक्के चलाए जा रहे हैं, सिक्के जिसमें बादशाह बेगम भी लिखा होता था, बादशाह इनका नाम भी लिखा होता था, बादशाह बेगम लिखा होता था। ठीक है, इतना ज़्यादा इनके शासन प्रशासन में नूरजहां की चल रही थी। तो ये हमने नूरजहां के बारे में जितनी चीज़ें हो सकती थी देख ली। अब खुर्रम जो अभियान करता है, खुर्रम जो हमारा नाराज होकर चला जाता है, विद्रोह कर देता है, तो किसके पास शरण लेता है वो देख लेते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1623 से लेकर 1626 ईस्वी के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। कौन विद्रोह कर देता है इस बार स्वयं खुर्रम अर्थात शाहजहां विद्रोह कर देते हैं। खुर्रम विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं? अपने बाबूजी जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं। अब जब विद्रोह करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं भागकर शरण लेंगे, लड़ने के लिए कोई तो इनका साथ देगा। तो कहाँ पर ये भाग कर जाते हैं, कहाँ पर ये शरण लेते हैं? जिस तरीके से खुसरो ने शरण ली हुई थी सिखों के यहाँ, तो खुर्रम जो है भागकर कहाँ पर जाते हैं? खुर्रम भागकर जो है शरण लेने दक्षिण जाते हैं। दक्षिण जाते हैं और दक्षिण में इनको शरण किनके यहाँ मिलती है? तो अहमदनगर के प्रधानमंत्री इनको शरण देते हैं मलिक अंबर, क्योंकि मलिक अंबर कहीं ना कहीं खुद ही मौके की तलाश में बैठे हुए थे। ठीक है, क्योंकि मलिक अंबर या अहमदनगर को पहले ही खुर्रम जो है हराए हुए थे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो अहमदनगर के प्रधानमंत्री के पास भागकर जाते हैं ये।
ठीक है, खुर्रम। तो यहाँ पर इनको शरण मिलती है। तो अहमदनगर का प्रधानमंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या नाम था उसका, मैंने आपको बताया, उसका नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मलिक अंबर, जिनको दक्षिण का टोडरमल भी बोला जाता है। मलिक अंबर को दक्षिण का टोडरमल भी बोला जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण का टोडरमल किसको बोला जाता है, मलिक अंबर को बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण का टोडरमल। क्यों टोडरमल इन्होंने बोला जाता है दक्षिण का टोडरमल, क्योंकि मलिक अंबर ने भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण के क्षेत्र अर्थात अहमदनगर में अपनाया हुआ था। इन्हीं की रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही मराठा राजा शिवाजी ने भी अपने क्षेत्र मराठा क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को, भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया हुआ था। ठीक है, तो दक्षिण का टोडरमल किसको बोला जाता है, मलिक अंबर को बोला जाता है। तो शरण लेते हैं, खुर्रम जो है भाग कर जाते हैं किनके पास, अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के पास भाग कर जाते हैं और यहाँ पर शरण लेते हैं। तो जब ये शरण लेते हैं तो कहीं ना कहीं अब युद्ध भी होगा। तो 1626 के पहले वर्ष आता है, लगभग 1624-25 की बात होती है। जहांगीर का एक विश्वसनीय सेनापति होता है, जहांगीर का एक विश्वसनीय सेनापति होता है, उसका नाम होता है महावत खां। महावत खां कौन होता है, जहांगीर का एक बहुत ही विश्वसनीय और भरोसेमंद सेनापति होता है महावत खां। ठीक, तो उसने खुर्रम को 1624-25 ईस्वी में जब ये विद्रोह करते हैं तो इनके बीच में युद्ध होगा, खुर्रम और मुगल सेना के बीच में। तो 1624-25 ईस्वी की बात होती है। महावत खान ने खुर्रम को हराया था, लेकिन जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को माफ़ कर देते हैं कि तुमने चलो मेरा इतना साथ दिया है, भले ही आज मेरे खिलाफ हो तुम, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन नॉर्थ आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, चुपचाप दक्षिण में ही पड़े रहो। ठीक है, तो महावत खां जो थे हमारे, ये सेनापति थे। किसके सेनापति थे, जहांगीर के सेनापति थे। अब देखने वाली बात यह कि इतना विश्वसनीय सेनापति जो खुद मुगलों की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन 1626 आते आते खुद ये विद्रोह कर देता है। किसके खिलाफ विद्रोह कर देता है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। 1626 आते आते ये भी विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ। क्यों विद्रोह कर देता है, वही रीजन जो मैंने आपको पहले बताया, नूरजहां की वजह से। नूरजहां शासन प्रशासन में इतना ज़्यादा जहांगीर के कान भरती थी कि जहांगीर की बिल्कुल नहीं चल रही थी शासन प्रशासन में, और उसी बातों से परेशान होकर इतना विश्वसनीय सेनापति होने के बावजूद भी ये भी जो है महावत खां जहांगीर के खिलाफ 1626 आते आते विद्रोह कर देता है। तो देखिए जहांगीर के खिलाफ कैसे कैसे विद्रोह धीरे धीरे बढ़ते रहे। पहले उनके दो पुत्रों ने, खुसरो ने, खुर्रम ने विद्रोह किया, फिर उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति खुद महावत खां ने विद्रोह कर दिया, और धीरे धीरे जहांगीर का अंतिम समय आ जाता है और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और इनको लाहौर के शाहदरा में दफना दिया जाता है। तो ये जहांगीर के शासनकाल से रिलेटेड जितने मुद्दे बन सकते थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। अब जहांगीर से रिलेटेड कुछ चित्रकला से संबंधित मुख्य बातें रह जाती हैं, कुछ स्थापत्य कला से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें रह जाती हैं, और कुछ विविध से रिलेटेड मुख्य बातें रह जाती हैं। जैसे लोक कल्याणकारी कार्य करवाए थे इन्होंने, औषधालय बनाए थे, न्याय की जंजीर स्थापित करी थी 26 घंटियों वाली। तो वो सारी चर्चा अब हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको पूरा जहांगीर जितना मैंने आज बताया पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए और बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि जो लगातार इस तरीके से पढ़ेगा उसका कॉन्सेप्ट भी लगातार क्लियर होता रहेगा, क्योंकि जो मेंस की क्लासेस होती है ना कॉन्सेप्ट वाली, उनकी जो जड़ है, फाउंडेशन है, वो यहीं से कहीं निकलती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कहीं ना कहीं चीज़ें भी याद होंगी, तब उनके लिए प्री के साथ साथ मेंस भी देखिएगा कितना आसान होगा, और फाइनली हम अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ आ जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, और अच्छे से कुछ भी समझ ना आए कुछ भी तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए क्लास कैसी लगती है, समझ में आता सारी चीज़ें। प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए अपनी कमेंट सेक्शन के माध्यम, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी प्रतिक्रिया देना देखिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।